अब लैपटॉप था नहीं, आज तक खुद का लैपटॉप नहीं है। मेरे पापा की उस वक्त सैलरी अराउंड 8,000 के आसपास होगी। तो एक एनजीओ था, वहाँ पे बात करी कि मैं आपका 1 आवर कंप्यूटर यूज करना चाहता हूँ बिकॉज मुझे कोडिंग सीखना है। तो उन्होंने अलाउ करा। उतने में एक एडवर्टाइजमेंट आया अल्फा बैच का। सिर्फ लिंक्डइन नहीं सिखाया, फोटो के पीछे बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए आपने वो भी सिखाया। तो ये अल्फा की क्वालिटी है कि जो प्रॉमिस करा गया उससे कहीं गुना ज्यादा दिया गया। दी ने कंपनीज के बारे में भी बताने स्टार्ट करा। गूगल अमेजोन की हायरिंग हुई, दी ने वो भी बताया। तो एक ट्रस्ट और बढ़ गया कि सिर्फ यहाँ पे पढ़ा के छोड़ा नहीं जाएगा, कंपनीज के भी अपडेट दिए जा रहे हैं जो अच्छी वैल्यूएबल कंपनीज हैं। देन फिर कंपनीज के अंदर सिलेक्शन हुआ। DXC टेक्नोलॉजी आई सिलेक्ट, उसके बाद SCL आई सिलेक्टेड, अभी रिसेंटली एसेंचर आई। जब एसेंचर के अंदर सिलेक्ट हुआ तो फिर मतलब कॉन्फिडेंट बढ़ गया। IT कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर कहलाएगा मेरा बेटा। प्राउड से कहीं भी किसी भी मैरिज फंक्शन में कहीं भी जा रहा है तो पापा बुला के कि मेरा बेटा है, कंपनी में सिलेक्शन हो गया, अगले साल तक बाहर चला गया। तो वो मेरे लिए भी बहुत प्राउड मोमेंट होता था कि अब पापा फख्र से इंट्रोड्यूस करा रहे हैं कि बेटा। तो यही जर्नी थी फ्रॉम नथिंग टू प्लेस्ड अल्फा। सुबह के 6 बज रहे हैं एंड मैं एयरपोर्ट की तरफ जा रहा हूँ क्योंकि आज अमन भैया एंड श्रद्धा दी के साथ इंटरव्यू है। I am in Delhi airport finally. So this is my first time. So I am getting goosebumps here. A few moments later. बस उतना ही नर्वस हूँ। वो वेट कर करके होते हैं ना, अपन प्रेशर बढ़ता रहता है। तो हाय सैयद, हाय, कैसे हो? तो सैयद स्मार्ट लग रहे हो। थैंक यू। आप भी, आप पर्सनैलिटी मतलब नहीं बस आज आपके बारे में बात करेंगे। आज कई सारे हमारे साथ बच्चे जुड़े हैं इस पॉडकास्ट में, इंटरव्यू बोलेंगे इनफैक्ट, और वो जानना चाहते हैं कि आपकी क्या जर्नी रही है। और वहाँ से उद्देश्य इस पूरे इंटरव्यू का ये रहेगा कि कुछ वो ऐसी चीज़ें आपसे लेके जा पाएँ जो कि वो अपने में भी अप्लाई करें। और तो शुरुआत करो आप अपने इंट्रोडक्शन से। आप अपना मैंने वैसे नाम बता दिया है सैयद, और आप ये बता सकते हो आप कौन से ईयर स्टूडेंट हो, आपकी क्या ब्रांच थी और क्या क्या आपकी डिफिकल्टीज आई, चैलेंजेस आए। ओके, सो भैया आई एम सैयद फैजान अली। सो आई एम फ्रॉम भोपाल and I have done my schooling from Bhopal. My college name is Technocrats Institute of Technology Bhopal. So हर Tier 3 कॉलेज स्टूडेंट की तरह मेरी जर्नी भी IIT JEE में बहुत वेल परफॉर्म न करने की वजह से स्टार्ट हुई, बिकॉज बेस स्ट्रॉन्ग नहीं था इतना। जिस स्कूल में 8 क्लास तक पढ़ा वहाँ पे 6-7 स्टूडेंट होते थे एक क्लास के अंदर, एंड 2-3 क्लासेस मिलके जब बच्चे बैठते थे तो टीचर आके एक कोई कॉमन टॉपिक पढ़ा के चले जाते थे। तो कोई अच्छा स्कूल उस वक्त अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। देन 10 क्लास के अंदर 80% बने, तो एक सेमी गवर्नमेंट स्कूल मिल गया जहाँ की फीस अफोर्ड कर पा रहे थे। तो उसके अंदर स्टडी स्टार्ट करी। लेकिन जैसे मूवीज के अंदर दिखाते हैं कि लाइफ एक रेस है, वैसे ही फर्स्ट टाइम मैंने देखा कि सब स्टूडेंट अपनी एक रेस के अंदर है। कोई IIT JEE की प्रिपरेशन कर रहा है, कोई नीट की प्रिपरेशन कर रहा है, कुछ UPSC की प्रिपरेशन कर रहा है, एंड आई एम वेरी अंडर कॉन्फिडेंट, बिल्कुल इंट्रोवर्ट, क्योंकि एक छोटी दुनिया से निकल के एक बड़ी दुनिया में आया तो काफी डरा डरा रहता था। सो लेकिन मेहनत करनी थी क्योंकि फैमिली का बहुत स्ट्रगल देखा था, फैमिली को अपलिफ्ट करना था, कुछ अच्छा करना था पेरेंट्स के लिए। सो मेहनत स्टार्ट करी, IIT JEE की प्रिपरेशन भी स्टार्ट करी। तो 12th के अंदर 75% बने, बट IIT JEE में से एक गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाया, तो एक Tier 3 कॉलेज के अंदर एडमिशन लिया। लेकिन वो जो जज्बा था कि कुछ करना है, वो था कि एटलीस्ट, तो वो जो अंडर कॉन्फिडेंट वाली चीज थी मेरे अंदर, वो 2 साल के अंदर मैंने रिकवर कर ली थी 11th-12th में। तो जब कॉलेज के अंदर गया तो स्टार्टिंग से हार्ड वर्क करा। तो एक वीक के अंदर ही, फर्स्ट वीक में ही क्लास के टीचर्स से अच्छे से इंटरेक्ट करा, क्लास रिप्रेजेंटेटिव बन गया। आज तक हूँ, कोई रिप्लेस नहीं हुआ आज तक। एंड उसके बाद जब और स्ट्रगल मेहनत करी तो 8.8+ CGPA बना फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर। देन सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट हुआ, कोई गाइडेंस नहीं था फैमिली में। अभी एजुकेशन मेरे ही मतलब मैं ही एक्सप्लोर करता जा रहा हूँ, अब छोटे बच्चे फॉलो करते जा रहे हैं टाइम टू टाइम, तो सब चीजें मुझे खुद एक्सप्लोर करनी थी। तो अब लैपटॉप था नहीं, आज तक खुद का लैपटॉप नहीं है। तो उस वक्त अब जब ये प्रॉब्लम आई तो एक एनजीओ था, वहां पे बात करी कि मैं आपका 1 आवर कंप्यूटर यूज करना चाहता हूँ बिकॉज मुझे कोडिंग सीखना है। तो उन्होंने अलाउ करा।
एक दिन गया, सेकंड डे गया, थर्ड डे लॉकडाउन लग गया। तो वो पूरी प्रिपरेशन वापस पोज हो गई। जो हार्ड वर्क था, वो जितना वापस फ्लो बना था वो रुक गया। और कोविड की सिचुएशन इतनी मतलब दहशतनाक थी कि कुछ और अब उस वक्त सूझा नहीं कि पढ़ाई पे क्या करना है। जब कोविड हटा तो वापस सोचा कि पढ़ाई शुरू करूं, लेकिन कॉलेज फीस का प्रॉब्लम, कॉलेज ने प्रेशर बनाना शुरू कर दिया। कॉलेज की अटेंडेंस भी देना पड़ रही थी। तो अब यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रेशर आ गया। पापा को नहीं दे सकता रहा, मतलब 10,000 पर मंथ की सैलरी में पापा क्या क्या करते। तो मैंने वर्क स्टार्ट करा। अब स्किल्ड नहीं था मैं बहुत ज्यादा, तो कोई रेलेवेंट जॉब तो मिली नहीं। तो मुझे उस वक्त कोविड जस्ट गया था, तो स्वच्छता पे बहुत ध्यान दिया जा रहा था। तो मुझे बीएमसी स्वच्छ भारत मिशन में एक फील्ड सुपरवाइजर की जॉब मिल गई। तो मैंने वहां वर्क करना स्टार्ट करा। अब भैया सिनेरियो ऐसा हो गया था कि कॉलेज जो ऑफिस का टाइमिंग था वो मतलब सुबह फील्ड पे मुझे जाना पड़ता था। तो सुबह मॉर्निंग में 6 बजे निकलता था और 2 बजे तक फील्ड पे रहता था। लेकिन कॉलेज की टाइमिंग सुबह 9 बजे से स्टार्ट होती थी, तो वो शाम को 5-6 बजे तक रहता था। और प्राइवेट को अटेंडेंस देना पड़ती है 75%। तो फ्रेंड्स, एक कॉलेज में एक चीज सबसे अच्छी मेरे साथ जो हुई कि मुझे फ्रेंड्स बहुत अच्छे मिले, सपोर्टिंग। सेकेंड ईयर के आसपास सिनेरियो ऐसा आ गया था कि अफोर्ड नहीं कर पा रहा था, तो कंफर्म था कि अब कॉलेज छोड़ दूंगा, कुछ और देखता हूँ कहीं और जहाँ अफोर्ड कर सकूं। तो मेरे कुछ फ्रेंड्स तो रोने भी लगे। कुछ ने कहा कि हमसे पैसे हम कंट्रीब्यूट करके फी पे कर देते हैं, एटलीस्ट स्टडी कंटिन्यू करो। वहां से मुझे एनर्जी आई कि मुझे रुकना नहीं चाहिए, आई हैव टू वर्क फॉर मी। तो मैंने वो जॉब कंटिन्यू करी एंड सुबह 6 से 2 जॉब पे रहता था। एंड फिर इतनी देर में फ्रेंड्स अटेंडेंस मैनेज करते थे मॉर्निंग के क्लासेस का। देन जॉब से डायरेक्ट कॉलेज चला जाता था। तो क्योंकि टीचर्स को भी फेस याद रखवाना जरूरी है, प्रैक्टिकल के वक्त काम आता है। तो 2 से 5-6 बजे तक कॉलेज अटेंड करता था। फिर जो सुबह ऑफिस में वो जॉब पे पूरा फील्ड पे काम करा, उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन बनाना पड़ते थे, क्योंकि चीफ इंजीनियर सर को दिखाना पड़ता था पूरी स्वच्छता की क्या रिपोर्ट है। तो इवनिंग में वो बनाता था। तो हेल्थ बहुत ज्यादा खराब होने लगी, प्रेशर आने लगा, क्योंकि स्टडी का प्रेशर था लेकिन कर नहीं पा रहा था, फ्लो टूटता जा रहा था, कंसिस्टेंसी तो खत्म ही हो गई थी। तो सोचा हेल्थ तो खराब हो रही है, एटलीस्ट जिम ज्वाइन कर लूं। तो जब जिम करते हैं भैया तो फिजिकल एक्टिविटी तो करते रहते हैं, माइंड थोड़ा फ्री रहता है, तो कुछ थॉट्स आते रहते हैं। तो एक दिन यही पूरा आ रहा कि यार पेरेंट्स की इतनी एक्सपेक्टेशन है, पापा ने स्ट्रगल करा, हम लोगों के लिए तो मतलब 10th पास करना ही था कि अचीवमेंट, 10वीं पास कर लिया। लेकिन पापा ने उसके बाद सपोर्ट करा, 12 कराया, कॉलेज आया। तो वो सब माइंड में आ रहे, तो मैं जिम के अंदर रो दिया। वो इतना रोया कि वो कंट्रोल नहीं हुआ। अब वो मोहल्ले में ही जिम था, सोसाइटी में, तो वो घर तक खबर ना पहुंच जाए, तो जिम से मैं भाग गया और अलग जाके अपने आप को खूब समझाया, कंट्रोल ली, लॉन्ग ब्रीथ ली। भोपाल हमारा सिटी ऑफ लेक कहलाता है, तो वहाँ एक कूल काम जगह पे बैठा मैं लेक के पास, अपने आप को समझाया। सेकेंड डे जिम छोड़ा, जॉब छोड़ी, सिर्फ एजुकेशन पे फोकस करना था। लेकिन फिर वही घूम फिर के आ गए कि लैपटॉप तो था ही नहीं, लैपटॉप को बैरियर नहीं बनाना था। तो मैंने फोन से स्टडी स्टार्ट करी, सी लैंग्वेज सीखी, एरे टॉपिक था, पूरी कॉपी पे लिख के, पूरे टॉपिक्स भी उसी पे, क्वेश्चन भी उसी पे सॉल्व करे, सिंटेक्स हाथ से लिख के प्रैक्टिस कर ली। तो जिस कोचिंग से एक कोचिंग मैंने ली थी, तो वहां पे मैंने पढ़ा एंड देन उसके बाद मुझको एक जगह इंटर्नशिप भी मिल गई। एंड फॉर्चुनेटली उन्होंने प्रैक्टिकल कोडिंग नहीं करवाई मुझसे, सिर्फ कॉन्सेप्ट पूछे सीधे, तो वहाँ हो गया। एंड उन्होंने मुझसे कहा फैजान आप ऑलमोस्ट 3rd ईयर में आने वाले हो, सिर्फ सी के बेसिक सीखे। तो मैंने उनको बताया, तो उन्होंने कहा जब तक आप मेरे यहाँ काम कर रहे हो एटलीस्ट लैपटॉप ले लो, जब तक फिर हम आप इस पे मेहनत करो। तो मैंने फिर उसमें सीखा। तो पहले तो लैपटॉप चलाना सीखना पड़ा, टाइपिंग एंड सी की लैंग्वेज, सिंटेक्स की प्रैक्टिस तो कॉपी भी करी थी, तो वो कंपाइलर के ऊपर एक्चुअल फिर डिफरेंस तो आ ही जाता है, तो वहाँ मेहनत करी। इतने में अब नाउ शिफ्ट 2022, अब प्लेसमेंट कंपनीज आने लगी थी कॉलेज के अंदर, हेक्सावेयर आई, कॉग्निजेंट आई, SAP आई, इन्फीटीक्यू इन्फोसिस का जो होता है, एंड बहुत सी एमिडस आई। तो सब पे अप्लाई करा, सब कंपनी में एलिजिबल था बैठने के लिए, क्योंकि CGPA बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन एक सिनेरियो तो भैया ये होता है कि आपके सामने कोई क्वेश्चन है एंड आप उसको ट्राई कर रहे हो, एरर की वजह से वो सबमिट नहीं हो पा रहा। मैं इतने वर्स्ट केस के अंदर था कि वो क्वेश्चन पे पूछा क्या जा रहा है, क्या होगा, क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता था, बिल्कुल वर्स्ट केस। तो फिर मैं उसी अपने जोन में चला गया कि यार मैं कर नहीं पा रहा, कंसिस्टेंसी नहीं है, मोटिवेशन नहीं है, हार्ड वर्क मैं कर रहा हूँ लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा।
बट फिर मैंने और कंसिस्टेंसी मेंटेन करी और ज्यादा प्रैक्टिस करी, जावा पे शिफ्ट हुआ, दी से पढ़ना स्टार्ट करा, श्रद्धा दी से यूट्यूब पे। तो कॉन्सेप्ट समझ में भी आए एंड दी ने क्वेश्चंस भी करवाए थे एंड एरे लिस्ट और जो अदर टॉपिक्स थे उन्होंने वो भी करवाए जो कंपनीज के अंदर कोडिंग राउंड्स के अंदर आ जाते हैं। तो वहां से स्टार्ट करा। उतने में एक एडवर्टाइजमेंट आया अल्फा बैच का, तो आप पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट था क्योंकि 11-12 से आपके वीडियोस देखता हुआ आ रहा था। स्टार्टिंग में आपके जो मोटिवेशन वीडियोस होते थे या रूटीन वीडियोस होते थे, स्केड्यूल कैसा होना चाहिए, जब से ही फॉलो कर रहा था। तो जब वो कोर्स एनरोल करा एंड अगस्त से स्टार्ट हुआ था वो, तो उसको अच्छे से फॉलो करा, वहां पे कोडिंग पे कमांड बनाने की कोशिश करी। देन फिर कंपनीज के अंदर सिलेक्शन हुआ, DXC टेक्नोलॉजी आई सिलेक्ट, उसके बाद SCL आई सिलेक्टेड, अभी रिसेंटली एसेंचर आई। जब एसेंचर के अंदर सिलेक्ट हुआ तो फिर मतलब कॉन्फिडेंट बढ़ गया। पहले ऐसा था कि जिन फ्रेंड्स के सिलेक्शन होते जा रहे थे, अच्छे LPA लगते जा रहे थे, उनके साथ बैठना खत्म कर दिया था, मतलब कि उनका हो रहा है। तो जब कॉन्फिडेंट आया तो वापस टीचर्स से इंटरेक्ट करना स्टार्ट करा, वापस थोड़ा अच्छे से तन के रहना स्टार्ट करा कि अब एटलीस्ट पैकेज तो लगा, तो बहुत कॉन्फिडेंट आ गया। तो यही जर्नी थी फ्रॉम नथिंग टू प्लेस्ड अल्फाइट। आपके बहुत मूविंग जर्नी रही। आपके फैमिली का आपने कहा कि काफी स्ट्रगल आपने किया और अपना खुद का कॉलेज फीस देने के लिए आपने एक्स्ट्रा वर्क किया। ये बहुत कम बच्चे कर रहे होते हैं और ऐसे में आपके पेरेंट्स को बहुत ज्यादा प्राउड होना चाहिए कि आपने गिव अप नहीं किया, क्योंकि बहुत बहाने थे आपके पास गिव अप करने के लिए कि कॉलेज की फीस नहीं दे पा रहे थे या और फाइनेंशियल बहुत दिक्कतें आ रही थी, मेरे को समझ नहीं आ रही थी, मुझे लेक्चर्स भी नहीं समझ आ रहे थे इंग्लिश भाषा में। आपको छोड़ने के बहाने बहुत सारे थे, पर मेन चीज़ ये थी कि गिव अप नहीं किया, एंड गोल के ऊपर आपने बना के रखा। और मैं यहाँ पे एक और चीज़ पे ध्यान आप लोगों का ध्यान चाहूँगा, आपका GPA क्या रहा? तो अभी मेरा GPA टिल 6 सेमेस्टर 9.02। 9.02 तो ये बहुत अच्छा आपने GPA मेंटेन किया है। और कंपनीज कितना देखती हैं जब आप बैठनी है तो? एक्चुअली हर कंपनी का अपना एक अलग क्राइटेरिया रहता है, लेकिन अगर एक एवरेज स्टूडेंट की बात करूं कि उसका टारगेट कितना होना चाहिए, तो 7.5 उसको मेंटेन करके रखना चाहिए। ऑल्दो बहुत कम कंपनीज होती हैं जो 7.5 का भी कहें, 7 एक चलता है। इवन एक्सेंचर जब आई थी तो उसमें तो 6 का टारगेट रखा था। लेकिन अगर अच्छी से अच्छी कंपनी में बैठना है, कोई चांस मिस नहीं करना, तो एटलीस्ट एक स्टूडेंट को 7.5 अपना GPA मेंटेन करके रखना चाहिए। और यहाँ पे एक चीज और है जो कंपनियां देखती हैं, चाहे किसी कंपनी ने कह दिया कि 6 GPA का फिल्टर है या 7.5 का है या 8 का है, पर जब वो बच्चे फिल्टर कर रहे होते हैं, तो मान लो 400 बच्चों ने अप्लाई कर दिया और उन्हें नेक्स्ट राउंड कोडिंग के लिए मान लो 50 या 70 बच्चे फिल्टर करने हैं, तो वो क्या देखेंगे अब आपके रेज्यूमे में? आपका GPA बहुत ज्यादा हाईलाइट होता है, तो जिन बच्चों का हायर GPA होगा उनके शॉर्टलिस्ट होकर नेक्स्ट राउंड के अंदर जाने के ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। और वहां पे एक GPA ये भी दर्शाती है कि यार इस बच्चे ने कॉलेज के अंदर काफी ज्यादा मेहनत करी है, ये सीरियस रहा है और वही एक सीरियस कैंडिडेट एक कंपनी लेके जाना चाहती है। या मैं बिल्कुल एग्री करूंगा, बिकॉज भैया एक अगर किसी बच्चे का कम GPA है तो उसको डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज उसके पास और दूसरी अपॉर्चुनिटीज हैं। लेकिन एक अच्छा GPA होने का बेनिफिट ये है कि आप कंपनी को शो कर सकते हो कि आप अपनी स्टडी में कंसिस्टेंटली फोकस कर रहे हो। एंड टाइम पे आपने स्टडी स्टार्ट नहीं करी। अगर फर्स्ट सेमेस्टर से इवन 10th-12th में भी आपका अच्छा है, तो ये दिखाता है कि आप बहुत वक्त से अपने ऊपर मेहनत कर रहे हो। तो ये एक स्टूडेंट के लिए बहुत बेनिफिशियल चीज होती है। बिना लैपटॉप यार कैसे कर पाए? मतलब आदमी सोचता है एक और आप बहाना बना सकते हैं, यार मेरे पास लैपटॉप नहीं है, मैं तो कोडिंग के अंदर जॉब का सोच ही नहीं सकता या टेक कंपनी नहीं सोच सकते। तो वहां पे क्या क्या कैसे होता था? बस मोटिवेशन पेरेंट्स थे मेरे, बिकॉज एक बहुत बड़े बड़े सपने हैं, बिकॉज पेरेंट्स ने अच्छे से सपोर्ट करा। बिकॉज आई नो कि जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ पे अगर मैं 12th पास आउट होके भी रुक जाता तो मुझे अप्रिशिएट ही करा जाता कि वाह 12th पास आउट है। तो खुद बहुत ज्यादा अच्छे बैकग्राउंड से ना होते हुए उन्होंने एजुकेशन की वैल्यू समझी और हमेशा सपोर्ट करा। एंड कभी ये नहीं कहा कि ये करो वो करो, जो फैजान करना है तुम्हें वो करो, हम तुम्हारे साथ हैं, बस बता देना, जितना करते बनेगा। बिकॉज 11th में मैंने एक बार IIT-JEE का जब बिल्कुल देखा कि सब बच्चे कर रहे हैं एंड उसकी वैल्यू मैंने समझी कि कॉलेज अच्छा मिलता है, तो एक मेरे पापा की उस वक्त सैलरी अराउंड 8,000 के आसपास होगी, तो मैं भोपाल में ही मैंने IIT-JEE की कोचिंग्स ढूंढी। तो किसी की फीस 1.5 लाख, किसी की 2 लाख,
एक कोचिंग में गया, उन्होंने कहा 1 लाख, लेकिन जो फाइनेंशियली वीक स्टूडेंट्स होते हैं उनको 30,000 में पढ़ा देते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि डाउट सॉल्विंग हो जाएगी, सब हो जाएगा ना? दे सेड कि हाँ हम अच्छे से फोकस करते हैं। तो उस वक्त उन्होंने कहा कि आपको डेमो तो नहीं मिलेगा, आप 5,000 पे कर दो एंड आप क्लासेस स्टार्ट करना पे कर दो एंड 3-4 मंथ्स में आप पूरा फी पे कर देना। तो वो पापा की 50% सैलरी से भी ज्यादा अमाउंट है वो 5,000 भी। तो उन्होंने कहा कि उसी वक्त दे दिए पैसे। उन्होंने कहा आगे का देखा जाएगा, करते हैं अरेंज, तुम पढ़ाई पे फोकस करो। एंड उसके बाद वो कोचिंग के अंदर बाद में पता चला कि वो कोचिंग जो था वो रिकॉर्डेड सेशन के अंदर उन्होंने बिठा दिया। डाउट सॉल्विंग भी कुछ नहीं था, कोई टीचर, इवन कोई प्रॉपर क्लासरूम भी नहीं था वो। तो उस वक्त भी फिर वापस मैंने हट गया क्योंकि मुझे पता था यहाँ से एक विजन इन्फिनिटी नाम से था भोपाल में। तो वहाँ पे तो फिर उनसे मैंने कहा कि अभी मैं 12th पे अपने 11-12 पे फोकस करना चाह रहा हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, आपको हम 2-3 दिन बाद फी रिटर्न कर देंगे। तो 1 दिन गया, 2 दिन गया, 2.5 महीने तक चक्कर ही लगाते रहे, फी रिटर्न नहीं करा उन्होंने। तो उसके बाद फिर भी पेरेंट्स ने ये नहीं कहा कि क्यों फिर गए, कुछ भी मुझे नहीं टॉन्ट दिया। उन्होंने सपोर्ट करा कि ठीक है जो करना है वो करो, हम हैं तुम्हारे साथ सपोर्ट में। तो मेरा हमेशा बैकबोन जो है ना, मेरे पेरेंट्स हमेशा, लोग मुझसे कहते हैं कि तुम इतना मैच्योर, मेरे फ्रेंड्स मुझसे कहते हैं फैजान यू आर मैच्योर पर्सन। सो आई ऑलवेज सेड कि पापा एंड मम्मी की, उनको कुछ अच्छा देने के चक्कर में उम्र से पहले ही समझदारी आ गई कि ऐसे डायरेक्शन में जाते रहना है जहां आज से कुछ 2-3 साल बाद, एटलीस्ट 3-4 साल बाद उनको अच्छा फ्यूचर उनको दे सकूं कि अब आप लोग बस रहो, बैठो, मैं हूँ। अब पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था, क्या इमोशन था जब उन्हें पता चला कि आपकी जॉब लग गई है? सबसे पहले तो रोए, हम सभी रोए, इमोशनल हो गए हम सब। और पापा ने पूरा, मतलब अब बाहर जाने का भी, अब कंपनी में जॉब लगी। मैं आज तक भोपाल से बाहर कभी नहीं गया, दिस इज फर्स्ट टाइम कि मैं आपके सामने भोपाल से, वो भी आपने फ्लाइट के थ्रू बुलाया, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात। तो सबसे फिक्र कि अब कैसे जाएगा, कैसे करेगा, और कि हो गया फाइनली सिलेक्शन, अब आगे क्या रहा, एक बहुत एक्साइटमेंट की हो गया, अब आगे क्या, क्योंकि उसके आगे उनने भी कभी नहीं देखा कि अब एक कंपनी में सिलेक्शन, मतलब आईटी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर कहलाएगा मेरा बेटा। तो उनको संभाला। इन मिडिल क्लास हम लोग में ये होता है कि कुछ करने से पहले सब में हम ढिंढोरा पीट देते हैं कि हम ये करने वाले हैं। जैसे IIT-JEE में पूरे मोहल्ले को पता था फैजान IIT-JEE की प्रिपरेशन कर रहा है। इस बार तो सिलेक्शन हो गया था कंपनी में, तो प्राउड से कहीं भी, किसी भी मैरिज फंक्शन में कहीं भी जा रहे हैं तो पापा बुला के कि मेरा बेटा है, कंपनी में सिलेक्शन हो गया, अगले साल तक बाहर चला गया। तो वो मेरे लिए भी बहुत प्राउड मोमेंट होता था कि अब पापा फख्र से इंट्रोड्यूस करा रहे हैं कि बेटा। तो यही रिएक्शन। कौन से शहर में आपका जॉब लगा है? अभी तो LOI आया है, तो मुझे ऑप्शंस मिले हैं, तो जिसमें नोएडा, बेंगलोर एंड हैदराबाद हो सकता है। तो आई विल चूज हैदराबाद, बट लेट्स सी क्या होता है। अभी तो 7 months, अराउंड 6-7 months बचे हैं कॉलेज एंड होने में, तो आई एम लुकिंग फॉर बेटर अपॉर्चुनिटी एज वेल। जब आपने रिज्यूमे बिल्ड किया अप्लाई करने के लिए, तो उसके अंदर क्या प्रोजेक्ट्स वगैरह कुछ इन्वॉल्व किए? यस, मैंने प्रोजेक्ट्स इन्वॉल्व करे थे। एक प्रोजेक्ट मैंने जावा पे बनाया था, टेक क्विज एप्लीकेशन, और एक सी, जब मैं सीख रहा था तब मैंने सी पे एक कार रेंटल सिस्टम बनाया था। ऑल्दो दे बोथ आर डेस्कटॉप एप्लीकेशन, उसमें कोई बहुत एडवांस चीजें मैंने स्टार्ट नहीं की थी। बट एक इंटरव्यूअर आपसे अगर वो आपके प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछ रहा है, तो वो अप्रोच जानना चाहता है कि अगर आपने किसी फ्रेंड के साथ मिलकर बनाया तो आपकी टीम वर्क स्किल क्या है। आप एक प्रोजेक्ट बना रहे हो तो सिर्फ आप एक अपनी टेक्नोलॉजी यूज नहीं करते, इवन आप उसके थ्रू कुछ प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करते हो, तो आप और ज्यादा फैमिलियर हो जाते हो। इवन एक स्टूडेंट अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहा है तो वो इतना अच्छा नहीं सीख पाएगा जितनी उसकी अंडरस्टैंडिंग उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लेके प्रोजेक्ट बनाते वक्त इंप्रूव होगी। तो इंटरव्यूअर इन चीजों पे बहुत ध्यान देता है। इवन उन्होंने मुझसे पूछा, कुछ लॉजिक्स भी वो पूछते हैं कभी कभार कि आपने ये पर्टिकुलर चीज इंप्लीमेंट करी, तो उनको एग्जैक्टली कोड नहीं देखना रहता, बट वो पूछ लेते हैं कि इसके कैसे आपने इंप्लीमेंट करा। सही है, मेहनत तो आपने अपना फर्स्ट ईयर से फिर स्टार्ट कर दी थी। यस आपने देखा कि जीपीए वगैरह पे आपने सबसे पहले ध्यान दिया होगा कि जीपीए में अपना, क्योंकि भैया कोडिंग के 11th-12th में मेरे स्कूल में नहीं था C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो मुझे गाइडेंस तो नहीं थी कहीं से भी। तो मुझे लगा कि कॉलेज का जो करिकुलम है उस पे ही अगर बेस्ट परफॉर्म दूंगा तो कुछ अच्छा कर पाऊंगा। धीरे धीरे समझ में आया कि थोड़ा सा ओल्ड हो चुका है एंड न्यू चीजें अपडेट हो चुकी हैं।
तो जितनी देर में वो समझ में आया, सो डे 1 डे 2 एंड डे 3 लॉकडाउन वाला केस हो गया मेरे साथ, जहाँ मैंने स्टडी स्टार्ट की थी। तो वो ऑल्दो समझदारी फर्स्ट ईयर से आ गई थी कि क्या करना है क्या नहीं करना, लेकिन इम्प्लीमेंट करते करते 5th सेमेस्टर आ गया था। समझ गए। प्रोजेक्ट्स आपने इंक्लूड करके रखे थे जिनके बारे में आपने बताया, आप कुछ और बताने वाले थे? यस, एक्चुअली प्रोजेक्ट्स के बारे में बताने वाला था कि उन इंटरव्यूअर आपका लॉजिक बिल्डिंग भी देखना चाहता है। वो आपसे ये नहीं कहेगा कि बहुत कम चांस होता है कि आपका कोड वो देखें, बट वो आपसे डायरेक्ट पूछते हैं कि आपने क्या सोच के ये पर्टिकुलर फीचर इंप्लीमेंट करा, या आपने इसके पीछे क्या लॉजिक लगाया। अगर आप एक स्टॉक मैनेजमेंट सिस्टम बना रहा हो और उसमें स्टॉक कम ज्यादा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आप एक काउंटर को प्लस प्लस या माइनस माइनस करके उसको एडजस्ट कर रहे होगे, तो वो उसके पीछे आपका लॉजिक जानना चाहता है। तो अगर आप वो प्रॉपर उसको बता देते हो, आप अपना एक विजन बता देते हो और लॉजिक जैसे आपने इम्प्लीमेंट करे, तो वो इनफ वो आपसे सेटिस्फाई हो जाता है, क्योंकि बिकॉज उसको ये चेक करना है कि आपने जेन्युइन प्रोजेक्ट बनाया है नहीं, और अगर बनाया है तो आपने अपना इनपुट कितना दिया है। आपके कॉलेज की फीस क्या हुआ करती थी? मेरे कॉलेज की फीस 60,000 रुपीज ट्यूशन फी है, एंड उसके पास पर ईयर पर ईयर या। और इसमें आपने जब अपना एडिशनल काम किया स्वच्छता अभियान में, तो एट दैट टाइम मुझे 11,000 पर मंथ सैलरी मिलती थी। सो मैंने जो 6 मंथ काम करा उसमें मैंने अपने उस पर्टिकुलर ईयर की, बिकॉज कोविड में जो 6 मंथ मेरे रह गए थे फर्स्ट लॉकडाउन में, एंड उसके बाद एक और सेमेस्टर, तो उसका मैंने पे कर पाया था मैं, एंड मिसलेनियस, तो वो 66 टोटल वो होगा एक साल। कितने मंथ्स आपने काम किया? 6 मंथ स्वच्छता अभियान 6 महीने में, और आपने अपना खुद उससे फिर एक फर्स्ट ईयर एक पूरे ईयर साल का मैंने फी पे करा। बहुत बढ़िया। आपके दोस्त क्या कहते थे जब आप तैयारी करते थे, पढ़ते थे? कितने सपोर्टिंग रहे वो? फ्रेंड्स मेरे बहुत सपोर्टिंग रहे। वो भी उनको भी इतना गाइडेंस नहीं था, बिकॉज टियर 3 कॉलेज के अंदर या प्राइवेट कॉलेजेस में वैसे ही सीनियर्स का इंटरेक्शन इतना ज्यादा नहीं हो पाता, थोड़ा बहुत होता है, और वो जो होने वाला इंटरेक्शन जो था, जो सेकंड ईयर में आने के बाद होता, वो कोविड की वजह से एंड हो गया, तो उनको भी इतना गाइडेंस नहीं था। लेकिन आपके वीडियोस देखे, दीदी ने सेशन लेना स्टार्ट कर दिए थे, यूट्यूब पे पढ़ाने स्टार्ट कर दिया था, तो उससे अवेयरनेस आ गई थी, एंड कुछ फ्रेंड्स ने अलग सोर्सेस से भी पढ़ा, तो हम लोग टेक्नोलॉजी अलग अलग थी लेकिन कोडिंग क्वेश्चन डिस्कस करना स्टार्ट कर दिए थे। देन पोस्ट जब आया था तो वो उनका भी आया था, बट कुछ ना कुछ वो कर पा रहे थे बिकॉज दे हैव रिसोर्सेस। एट दैट टाइम आई डोंट हैव, एंड जब मैं बिल्कुल जॉब में ही फोकस करने लगा एंड दिन में कॉलेज में, तो मैं तो फिर वो थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था। देन उनकी स्टडी रही कंटिन्यू। बट अल्फा ने किस प्रकार से हेल्प किया? आप कितने घंटे पढ़ते थे अल्फा को? अल्फा जब स्टार्ट हुआ तो मैं उस वक्त तो बहुत एनर्जेटिक था, तो मैं 3 to 4 आवर्स तो पर डे अल्फा के अंदर देता था, एंड थोड़े बहुत दीदी से पढ़ के, जावा से पढ़ के, एंड जो जावा आती थी मुझको तो कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर थे, तो उनमें अल्फा का बेस्ट चीज ये है कि वहां पे पहले कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है, फिर क्वेश्चंस कराए जाते हैं। क्वेश्चंस भी 3 तरीके से, कि पहले आपको इजी क्वेश्चंस करा के आपको थोड़ा उस पे फेमिलियर करा जाएगा, जो भी आपका सिंटेक्स यूज हो रहा है, जो भी मेथड फंक्शंस यूज हो रहे हैं, देन थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन, एंड उसके बाद कोई एडवांस क्वेश्चन आ जाता था तो फिर दी उसको एक पूरे वीडियो में नहीं पढ़ाते थे, एक वीडियो में सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाते थे कि क्वेश्चन में बात क्या हो रही है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसका सॉल्यूशन, और अगर क्वेश्चन और ज्यादा टफ है तो थर्ड में उसका ऑप्टिमाइज वर्जन भी पढ़ा देते थे। एंड मुझे बेस्ट जो लगा वो रिकर्जन लगा, ऑल्दो सभी बहुत अच्छा पढ़ाया, लेकिन रिकर्जन इज वन ऑफ द टफेस्ट टॉपिक, जो हर बच्चा, जिसका एक फुल स्टॉप वाला पार्ट होता है, एक जोश में वो पढ़ते पढ़ते आता है, रिकर्जन पे ब्रेक लगता है तो वो फिर उसका कंसिस्टेंसी खत्म हो जाती है। एंड दी ने रिकर्जन बहुत अच्छे से पढ़ाया, पूरा रिकर्जन ट्री जो होता है उसका कॉल स्टैक क्या होता है, कॉल फ्रेम कैसे होता है, मेमोरी में कैसे वर्क करता है, स्टार्टिंग के लेक्चर्स में पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए। देन अच्छे क्वेश्चन कराए, दूसरे प्लेटफॉर्म जो इंटरव्यूअर्स के सामने वैल्यूएबल रहते हैं उनके क्वेश्चंस और उस टाइप के क्वेश्चंस कराए। एंड अल्फा की सेकंड अच्छी चीज ये है कि वहां पे जितना प्रॉमिस करा गया था उससे कहीं गुना ज्यादा दिया गया। फॉर एग्जांपल 7 लाइव क्लासेस करे गए थे, लेकिन स्टार्टिंग में ही बोनस लेक्चर मिल गया। तो जब आपने फर्स्ट लेक्चर लिया था तो वो बहुत मोटिवेशनल था, बिकॉज उसके अंदर कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे बात नहीं हो रही थी, उसके अंदर हम लोगों की केस से हम लोगों को वर्क करना है खुद पे। वो बात आपने एक एग्जांपल दिया था कि वो 2 बाउल रखो, 300 क्वेश्चन होंगे तो एक माचिस की तीली उस दूसरे खाली बाउल में डालते रहो, तो आपको कहीं ना कहीं डोपामीन वाली फीलिंग, जो आपको डोपामीन रिलीज होगा तो आप कंसिस्टेंट रह पाओगे, आपको अच्छा फील होने लगेगा। एंड एक फिर थर्ड बाउल बनाओ और रिवीजन के लिए फिर उसमें तो वो
बहुत अच्छा एग्जाम्पल रहा। एंड इस टाइप में दीदी ने रिज्यूम कैसे बनता है वो सिखाया। तो सिर्फ ये नहीं सिखाया कि एक रिज्यूम की ये कॉन्सेप्ट है, ये डू एंड डोंट्स, उन्होंने उसके अलावा उसी वक्त रिज्यूम बनवाए, टेम्पलेट शेयर करे और गाइड करा। उसी वक्त कमेंट सेक्शन में जो डाउट्स आ रहा है उन्होंने वो सॉल्व करे। हर सेक्शन बनवाने के बाद दी ने वेट करा कि आप लोग बनाओ, कोई डाउट है तो पूछो। आपने लिंक्डइन पे लिया, सिर्फ लिंक्डइन नहीं सिखाया, फोटो के पीछे बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए आपने वो भी सिखाया। तो ये अल्फा की क्वालिटी है कि जो प्रॉमिस करा गया उससे कहीं गुना ज्यादा दिया गया। कोर सब्जेक्ट पे कैसे मेहनत करनी है। जब लीड कोड पे कॉन्टेस्ट स्टार्ट हुए तो दी ने बताया कि अब आप लोग कॉन्टेस्ट पे अप्लाई करने के लिए, उनको अटेंड करने के कैपेबल हो गए हो, तो अब आप स्टार्ट करो। और अगर नहीं भी बनता तो डिमोटिवेट मत होना, बनने लगेगा। तो सबसे बेस्ट चीज, कहीं भी कोई मुश्किल चीज आए तो दी पहले ही बोलते थे डिमोटिवेट मत होना, इस स्टेज के बाद बनने लगेगा। तो एक पर्टिकुलर स्टेज पे कभी स्टक हो भी जाते थे तो लगता था कि दी ने बोला है बनेगा, आज नहीं बन रहा, 3-4 दिन बाद बन जाएगा। तो इस तरह चीजें स्टार्ट हुई। दी ने कंपनीज के बारे में भी बताना स्टार्ट करा, गूगल अमेज़न की हायरिंग हुई, दी ने वो भी बताया। तो एक ट्रस्ट और बढ़ गया कि सिर्फ यहाँ पे पढ़ा के छोड़ा नहीं जाएगा, कंपनीज के भी अपडेट दिए जा रहे हैं जो अच्छी वैल्यूएबल कंपनीज हैं। तो इस तरह अल्फा ने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट करा। आपने नोट्स बनाए, खुद पढ़ रहे थे जब यस फ्यूचर रेफर कर पाए? यस यस, दी ने इस पे एक अच्छी एडवाइस दी थी कि आप लोग एक नोट्स बनाएं, जब आप उनको रिवाइज करेंगे तो वो और कंसाइज होते जाएंगे। आप जितने उस पर रिवीजन करेंगे तो पहले आपने अगर 30 पेजेस के नोट्स बनाए तो वो 15 में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो वो एडवाइस अच्छी थी। तो मैं मतलब जो टॉपिक मैंने पढ़े उसका मैं सेकंड रिवीजन जब मैंने करा, फर्स्ट में मैंने डिटेलिंग में चीजें लिखी। अगर दी ने कोई स्ट्रिंग का टॉपिक पढ़ा है तो उसमें दी ने उसके मेथड्स भी पढ़ाए, तो एक एक मेथड लिखा, उसके रिटर्न टाइप क्या होती है। जब प्रैक्टिस करी तो वो चीजें आ गई, खुद ही प्रैक्टिस में आ गई। नेक्स्ट टाइम जब नोट्स बने तो वो थोड़े और कंसाइज नोट्स बन गए। तो इस तरह नोट्स तो हेल्पफुल रहते हैं। डीएसए के नोट्स आपको वो सिर्फ पहली कंपनी नहीं, आप कल को और आगे जब ग्रो करोगे, आपके दोबारा इंटरव्यूज हो रहे होंगे कंपनीज में, तब भी आपको वो हेल्प करते हैं। और काफी बार आपके पास समय नहीं मिलेगा, आपके पास हो सकता है इंटरव्यू के मात्र 3 से 4 दिन ही हो, और ऐसे में अगर आपके पास नोट्स हैं तो आप उनको आपने अपनी भाषा में लिखे हुए हैं, आप जल्दी जल्दी समझ जाओगे और दोबारा आप इंटरव्यू रेडी हो जाते हो। एग्जैक्टली, बिकॉज दी ने अपने भी नोट्स दिखाए थे। तो उन्होंने ऐसा नहीं कि बहुत प्रोफेशनल नोट्स बनाए हो, उन्होंने अपनी भाषा में नोट्स लिखे जो उनको चीजें समझ में आती नहीं। कोई भी उन्होंने अगर एक पर्टिकुलर टॉपिक पे उन्होंने नोट्स बनाए, बाद में जब उन्होंने रिवीजन करा एक और कोई चीज उन्होंने नहीं सीखी तो वहीं एरो बना के उन्होंने हिंदी में ही लिख दी। तो उन्होंने समझाया मुझको उस वीडियो के, ये जब वीडियो में उनका देख रहा था तो उन्होंने कहा कि बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है कि आप एकदम स्ट्रिक्ट नोट्स बनाओ, आप उसको ऐसा बनाओ कि आपको पढ़ के समझ में आ जाए। तो वो हेल्पफुल एडवाइस थी बहुत यार मेहनती बच्चे हो यार। आपने काफी ज्यादा एफर्ट पुट इन किया है। जो कहते हैं ना कि यार इंटरव्यू लेके स्वाद आया मेरे को, राइट कि एक बहुत अच्छे कैंडिडेट का लिया, और आप जैसे कैंडिडेट जब दिखते हैं तो हमें भी बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है कि शायद हमने कोई जो लेक्चर डाला होगा उसे बच्चे, चाहे हम जब YouTube पे भी पढ़ाते हैं तो हाँ भाई उसे बच्चा सीरियसली फॉलो अप कर रहा है। और इसी प्रकार से आगे आप और बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करते जाएं। आपका सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में हम बात करना भूल गए। तो सबसे पहले शॉर्टलिस्ट हुआ होगा जीपीए के बेसिस पे, उसके बाद पहला राउंड क्या हुआ? एक्चुअली फर्स्ट राउंड था जिसके अंदर 90 क्वेश्चंस थे, वो मिक्स था वो पूरा 90 क्वेश्चन या 90 ऑब्जेक्टिव थे या, तो वो मिक्स था जिसके अंदर स्यूडो कोड आ गया था, कोर सब्जेक्ट्स थे एंड एप्टीट्यूड सेशन था। तो वो क्लियर हो गया, उसका एक पर्टिकुलर जो उनका कट ऑफ था उतना चला गया था। हर सेक्शन अपने आप में एलिमिनेशन राउंड था। इसमें लॉजिकल रीजनिंग, एप्टीट्यूड, सूडो कि भाई आउटपुट क्या ये आएगा, ये आएगा, एमसीक्यू क्वेश्चंस, इस प्रकार से 90 क्वेश्चंस। कितनी देर दिया? उसके अंदर 90 मिनट्स ही थे, 1 मिनट पे एक क्वेश्चन करना था। या बिट मैनिपुलेशन पूछा जाता है एंड रिकर्जन पूछा जाता है। स्यूडो कोड के अंदर आपको ट्रेस करके बताना पड़ता है। एंड ये दोनों टॉपिक ही दी ने बहुत अच्छे से पढ़ा के रखे हैं। तो स्यूडो कोड तो मतलब आराम, इवन मैं जब प्रैक्टिस कर रहा था पहले कि एसेंचर के अंदर किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए, सो उस वक्त भी कॉन्फिडेंट आ गए थे कि ये सेक्शन तो मैं कर लूंगा। देन उसके बाद सेकंड राउंड कोडिंग का हुआ जिसमें 2 कोडिंग क्वेश्चन थे, तो वो मेरे इजी आ गए थे, मतलब एवरेज लेवल पे। एक एचसीएफ का क्वेश्चन था, एलसीएम कैलकुलेट करना था कोडिंग के थ्रू, तो वो तो बन गया। देन इसके बाद ये भी एलिमिनेशन राउंड था। देन इसके बाद एक कम्युनिकेशन राउंड हुआ जहाँ पे उनको कम्युनिकेशन स्किल चेक करनी थी, तो वो सेक्शन भी निकल गया। देन इसके बाद इंटरव्यू सेशन आया। कम्युनिकेशन में रुका कोई? नहीं, एक्चुअली कम्युनिकेशन में सबका हो जाता है, वो जो पर्टिकुलर रहता है, लेकिन उसमें पैकेज पे डिफरेंस आ जाता है।
यानी पैकेज के लिए तो पूरा फर्स्ट सेशन से लेके लास्ट तक आपका क्लियर होता जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी कुछ लेवल वो काउंट करते हैं, इंटरनल उनकी वर्किंग कुछ रहती है जिसके बेसिस पे वो पैकेज डिसाइड करते हैं। देन कम्युनिकेशन राउंड से पैकेज पे डिफरेंस पड़ता है? या कॉलेज के साइड से तो यही बोला गया था, Okay. बट ऐसा कोई मिला नहीं जिसका कम्युनिकेशन की वजह से रुका हो। कम्युनिकेशन की इवन नेक्स्ट डे ही ऑलमोस्ट सभी के इंटरव्यू राउंड आ गए थे, तो वो एचआर प्लस टेक्निकल दोनों था। तो एसेंचर, स्पेशली एसेंचर, भले ही वो किसी भी कॉलेज में जाए, वो प्रोजेक्ट्स पे बहुत ज्यादा फोकस करता है, और प्रोजेक्ट के थ्रू ही आपकी जो भी लैंग्वेज आपने टेक्नोलॉजी यूज करी है वो वहां से पूछता है। तो पहले कुछ बेसिक क्वेश्चन जो एचआर राउंड के होते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपने टीम वर्क कैसे करा, ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जो आपको पसंद नहीं है, जो आपको हार्ड लगा, एंड अगर आपको हार्ड लगा है तो फिर आपने क्या हार्ड वर्क करा, किस तरह आपने इस ड्रॉबैक को दूर करा, इस टाइप के क्वेश्चंस। देन वो पूछते हैं आपका प्रोजेक्ट क्या है, वो आप इंट्रोडक्शन में ऑलरेडी बता चुके होते हो, नहीं भी बताया तो वो पूछ लेते हैं। देन उसके बाद उस पर बहुत ज्यादा उनका इंटरेस्ट रहता है कि आपने प्रोजेक्ट के अंदर टेक्नोलॉजी कौन सी यूज करी, टीम के साथ बनाया, अगर बनाया है तो किसने क्या क्या वर्क करा, आपका क्या वर्क था, अगर टीम के बीच में कोई ऐसा है कि आप लोगों की आपस में कोई मतलब डिसीजन सेम नहीं है और सब अपनी अलग अलग डिसीजन दे रहे हैं, तो फिर कंक्लूजन कैसे निकाला, अगर कोई प्रॉब्लम आई, किसी टीममेट ने कहा कि मैं वर्क नहीं करना चाहता, तो आप उसके कैसे डील करोगे, कैसे कन्विंस करोगे। इस तरह बहुत सारे, ऑल्दो वो एचआर क्वेश्चंस ही होते हैं लेकिन प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग होते हैं। एंड जैसे अगर आपने जावा लैंग्वेज यूज करी है तो ऊप्स कॉन्सेप्ट आपसे पूछ लेंगे कि इनहेरिटेंस क्या होता है, सुपर क्लास क्या होती है, सुपर कीवर्ड क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्लास क्या होती है, इस टाइप की चीजें वो पूछते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं, राइट? कोई एक एडवाइस जो आप अपने फ्रेशर्स को देना चाहोगे? एक से ज्यादा दे सकते हैं। एक्चुअली मेरी फर्स्ट एडवाइस ये होगी कि अगर कोई नया नया कॉलेज के अंदर आया तो उसको सबसे ज्यादा पहले अपने एक एनवायरनमेंट बनाने पे फोकस करना चाहिए। अगर वो एक रेस के अंदर अकेला भागेगा तो दूसरों से बहुत जल्दी आगे पहुंच जाएगा, लेकिन अगर उसको देर तक और सही में आगे तक जाना है तो उसको एक टीम के साथ काम करना पड़ेगा, वो टीम के साथ बहुत दूर तक जाएगा, सक्सेसफुल होगा। और अगर जो एक बच्चे स्टूडेंट का गोल है, अगर उसको उस गोल के 3-4 और फ्रेंड्स मिल जाते हैं तो बहुत ज्यादा चांस है कि वो ज्यादा जल्दी सक्सेसफुल हो जाए और अच्छा कुछ अचीव कर ले। सो अगर आप फ्रेशर हो तो आपको सबसे पहले एक अच्छा एनवायरनमेंट, सेम विजन के साथ आपको लोगों के साथ रहना स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर आपको कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट है तो आप ऐसे लोगों के साथ रहें जिनको कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट है। अगर आपको डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है तो आप ऐसे फ्रेंड्स के साथ रहें जिनको डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है। वॉरेन बफेट ने कहा था कि अगर आपका मुझे एवरेज देखना है कि आप किस टाइप के इंसान हो तो मैं आपके 5 क्लोजेस्ट फ्रेंड का एवरेज निकाल के बता सकता हूँ कि आप किस टाइप के इंसान हो, बिकॉज आपकी सराउंडिंग बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती है कि आप आगे आज से 3 साल 4 साल बाद क्या करने वाले हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार एग्जाम्पल यार यहाँ पे आपने वॉरेन बफेट का बताया। आपको अपने फ्रेंड सर्कल है उसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपने यूँ सोचा कि इससे तो मैं बात ही नहीं करूंगा क्योंकि इसका गोल और मेरा गोल अलाइन नहीं होता। इसका मतलब ये है कि आपके जो पहले 5 जो दोस्त आ रहे हैं उनके भी आप जितने बड़े सपने हो वो भी कुछ वैसा सही करना चाह रहे हैं जैसा आप चाह रहे हो। तो ऐसे में क्या है, आप उनको देखोगे, एक कॉम्पिटिशन का सा माहौल बन जाता है, यार इसने किया मैं भी करता हूँ, मैंने किया वो भी कर रहा है मेरे को देख के, और आप सारे आगे बढ़ते हो। और इसी के साथ यार मैं जितने भी यहाँ पे बच्चे हैं जो कई बार पूछते हैं कि भैया मेरे पास 11th-12th में कंप्यूटर्स नहीं थी, या अभी मेरे पास लैपटॉप नहीं है, या काफ़ी बार बच्चा पूछता है मैं Tier 1 कॉलेज से नहीं हूँ, 2 से हूँ, मैं Tier 3 कॉलेज से हूँ, या और कई सारी चीज़ें होती हैं कि मैं फर्स्ट ईयर में नहीं पढ़ पाया। ऐसे हम अपने पास जो रीजंस होते हैं ना पढ़ने के, अभी आपने इतने सारे बच्चों के इंटरव्यू देखे होंगे और आज आपके सामने सैयद भी हैं कि आपको किसी चीज़ को करने के लिए मात्र एक रीज़न चाहिए होता है, और आपका रीज़न वो ये था कि मुझे अपना जो फैमिली है उसका स्तर बढ़ाना है। मुझे उसे अपने खुद पैरों पे खड़ा होके अपने मम्मी-पापा को प्राउड करना है और उसका एक लेवल बढ़ाना है। तो अगर कोई चीज़ करनी है तो उसके लिए मात्र एक रीज़न काफ़ी है, राइट? और हसलर्स नेवर मेक एक्सक्यूज़ेस, राइट? और आपने भी कोई एक्सक्यूज़ बिल्कुल नहीं बनाया, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। हमने कई सारे बच्चों का यार इंटरव्यू लिया, तो दिल से मुझे आपके लिए सबसे ज़्यादा खुशी हो रही है। थैंक यू। यहाँ पे कई ऐसे बच्चे भी आए जिनके बहुत बड़े-बड़े पैकेजेस लगे, पर आपकी जर्नी सुन के मुझे यूँ लगता है कि आप बहुत एक डिज़र्विंग कैंडिडेट हो और आप आगे जर्नी के अंदर और बहुत हाइट पकड़ोगे। ये आपका शुरुआत है, जैसे एक कर्व होता है ना, तो वो धीरे-धीरे उठता है, पर वो जो जे कर्व है ना, एक वो फिर खींचता जल्दी है।
तो अगले 3-4 साल भी अपना डेडिकेशन के साथ आप इसी के साथ, अभी यूँ मत सोचना कि जॉब लग गई तो नहीं, नहीं। अभी तो आपको ये करना है कि एक्सेंचर मुझे लेके गया तो यहाँ पे मैं बेस्ट बंदा दिखूँ। यस, जहाँ पे भी आप काम करो वहाँ के आप बेस्ट बंदे होने चाहिए और फिर आपका श्योर, वो कर्व आ जाएगा। राइट। अपने आप चीज़ें आ जाएँगी, राइट। और एक बच्चे काफ़ी बार ये भी पूछना चाह रहे हैं, ख़ैर आपने बताया कि शुरुआत में मैंने सी, सी प्लस प्लस पढ़ा। मैं खुद ही अपना कॉपी सेमेस्टर में आया था आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम? नो, बस मुझे मेरी नॉलेज में था कि हुँ, स्टार्टिंग इससे करना चाहिए, तो ठीक मैंने है, करा। तो क्या कॉलेज के फर्स्ट ईयर से तैयारी कर देनी चाहिए? काफ़ी बच्चे हमें पूछते हैं कि भैया क्या हम प्लेसमेंट की तैयारी फर्स्ट ईयर से कर दें? एक्चुअली भैया अगर कोई अच्छी कंपनी क्रैक करना है, हुँ, तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल आईआईटी जेईई की तरह नहीं है जहाँ 2 साल 8 घंटे तक पढ़ना पड़े। हुँ, अगर एक स्टूडेंट एक 6 टू 7 मंथ डेडिकेशन के साथ हुँ, अच्छी से मेहनत कर लेता है, हुँ, तो वो एक अच्छी कंपनी निकाल सकता है। इवन 3-4 मंथ स्टूडेंट मेहनत करके भी कंपनीज़ निकाल सकते हैं। हुँ, लेकिन अगर वो फर्स्ट ईयर से अपनी जर्नी स्टार्ट कर दें, हुँ, तो वो कुछ अलग ही लेवल पे कर रहे होंगे। हुँ, बिकॉज़ जितनी जल्दी हम स्टार्ट करेंगे, हमें हुँ, रिज़ल्ट उतनी जल्दी मिलेंगे। हुँ, एंड ये जो जल्दी स्टार्ट करने वाला फैक्टर है, हुँ, ये आपका टियर 3, टियर 2 एंड टियर 1 का डिफरेंस टोटल खत्म कर देता है। हुँ, फिर फ़र्क नहीं पड़ता कि आप आईआईटीएन आपको एक आईआईटी कॉलेज मिल पाया या नहीं। अगर आप फर्स्ट ईयर से डेडिकेशन के साथ हुँ, मेहनत कर रहे हैं और आप अगले 4 साल तक मेहनत कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको भी एक बड़ा पैकेज मिल जाए। हुँ, जैसे कि हम अक्सर एग्ज़ाम्पल देते रहते हैं हुँ, कि स्टूडेंट्स को मिल रहा है आजकल, हुँ, पॉसिबल है, न्यूज़ में भी आ रहा है, हम दूसरे इंटरव्यू सेशंस में भी देख रहे हैं। हुँ, तो अगर आप फर्स्ट ईयर से या हुँ। जितने पहले स्टार्ट कर दोगे, उतना ज़्यादा चांस है है कि क्या आप कि आपको कॉलेज के पहले 2 साल सबसे ज़्यादा एनर्जी लगानी है, क्योंकि 2 साल में आपने सबसे ज़्यादा एनर्जी लगा ली, 3rd ईयर में चांसेस होते हैं आपको एक अच्छी कंपनी का इंटर्नशिप मिल यस, जाए, जो आपको बाद में पीपीओ भी दे दें। यस, तो आपका 4th ईयर और अच्छे केसेस में 3rd ईयर भी रिलेटिवली फ्री हो जाता है। और जब आप अपना पहले साल से लगते हो, तो आप अपना लैंग्वेज प्लस डीएसए तो शुरुआत के मंथ्स में कर लेते हो। फिर यस, आप किस चीज़ के ऊपर काम करते हो कि डेवलपमेंट, कुछ प्रोजेक्ट्स, कुछ यस, डेवलपमेंट जैसा हम काम करके अपने रिज़्यूमे को स्ट्रॉन्ग बनाएँ। यस, कुछ अच्छी और इंटर्नशिप्स और वर्क एक्सपीरियंस डाल के अपने रिज़्यूमे को स्ट्रॉन्ग बनाएँ। यस, जिससे कि जब मेन बड़ी कंपनीज़ 3rd ईयर में इंटर्नशिप के पास आएँ, तो देखें अरे यार ये तो बहुत बढ़िया कैंडिडेट है, इसकी जीपीए भी अच्छा है, इसे लैंग्वेज डीएसए भी आता है, इसने 1-2 प्रोजेक्ट भी कर रखे हैं, इसको थोड़ा-सा वर्क एक्स भी है, कहीं छोटा-सा ही काम कर रखा है चाहे। और फाइनल ईयर में आपके वो चांसेस और बढ़ जाते हैं, राइट? तो यही है, ठीक है? और मुझे पता है अब अगले आप 7-8 महीने और ज़्यादा एन्जॉय करोगे, क्योंकि अब आपको ये पता है कि यार हाँ, हम एक जगह प्लेस हो चुके हैं। ऐसे ही अपनी तैयारी जो है अभी वो और बनाए रखना, जो आपके कुछ और टॉपिक्स बच गए, उनको भी कंप्लीट करो, अपने नोट्स फिल इन करते रहना। और इसी के साथ आज का ये इंटरव्यू यार हम समाप्त करना चाहेंगे सैयद के साथ। तब तक के लिए टेक केयर और सैयद ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। ऐसे ही दबा के आप करते रहो मेहनत। और आपके अगर मम्मी-पापा ये वीडियो देख रहे हैं, तो मैं बोलना चाहूँगा आपका बच्चा बहुत ही ज़्यादा मेहनती है और बहुत ही ज़्यादा प्राउड हैं, हम ऐसे बच्चे को पढ़ाकर कि यार ऐसा बच्चा यहाँ पे पढ़ा। और ऐसे ही आप भी बहुत ज़्यादा प्राउड होंगे ज़रूर। तो तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर, सी या। थैंक यू सो मच। तो हमने यार सैयद का इंटरव्यू ले लिया था और उसके बाद लास्ट में श्रद्धा भी इनसे मिलने आई। तब हमें पता चला कि सैयद जो हैं, उन्होंने बाद में अपना सबसे कि लैपटॉप इनके पास नहीं था। ये इधर-उधर इंटर्नशिप करते थे, वीडियो एडिटिंग करते थे और वहाँ से जनाब
करने के लिए इन्होंने कंपनीज के अंदर इंटर्नशिप करी, जिससे उस लैपटॉप के ऊपर ये अपनी पढ़ाई कर सकें। तो मैंने कहा सबसे ज़्यादा डिजर्विंग कैंडिडेट अगर किसी मैकबुक एयर का है तो वो जनाब सैयद होगा, राइट। जनाब जीवन में ये महत्व नहीं करता कि आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, जीवन में ये महत्व भी नहीं करता कि आपकी शुरुआत कहाँ कितने छोटे लेवल पे हुई है। ये है कि हर दिन आप अपनी मेहनत करके अपने गोल की तरफ जाते रहो। सैयद का चाहे यार कोई करोड़ों के पैकेजेस ना हो, पर सैयद जहाँ से आया, जितनी मेहनत इसने करी है, ये मुझे सैयद बहुत वेल डिजर्विंग कैंडिडेट लगा। और इसी प्रकार से आप कुछ और बोलना चाहूँगा। बच्चे हैं सब बताओ। मैं आज तक भोपाल के बाहर नहीं गया, भोपाल में रहता हूँ। फर्स्ट टाइम दिल्ली आया बिकॉज ऑफ भैया। आज तक फ्लाइट में नहीं बैठा, फर्स्ट टाइम बैठा बिकॉज ऑफ भैया। एंड आज के बाद से मैं खुद का लैपटॉप ऑन करूँगा, मैकबुक, बिकॉज ऑफ भैया। बहुत बढ़िया, ठीक है। थैंक यू सो मच भैया। बढ़िया से कोड करना है इसके ऊपर, अच्छे से इसके ऊपर, ठीक है। अब कहीं इंटर्नशिप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ एक लैपटॉप लेने के लिए। और अभी सैयद का बिल्कुल जाने का टाइम हो गया, फ्लाइट का टाइम हो गया। फिर हमें एकदम से याद आया यार कि सबको नहीं दे पाते यार ऐसे गिफ्ट, पर मैंने कहा अगर कोई है तो बहुत बढ़िया यार। कीप अप द गुड वर्क। थैंक यू सो मच, रियली थैंक यू। हैवी गिफ्ट हो गया लेकिन नहीं, इतना 7 किलो तक तो ले जा सकते हैं फ्लाइट में।